देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद आ रहा है वो लास्ट क्लास जिसमें कि हम लोगों ने रिएक्शंस के बारे में बात किया था। रिएक्शंस में दो चीज़ें रही होती है एक तो क्या रहा होगा, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या रहा होता था, प्रोडक्ट। यही बात रही होती थी। और रिएक्टेंट में भी फिर दो पार्ट रहे होते थे, है कि नहीं। एक होता था सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होता था, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के दो पार्ट रहे होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से अटैक करने के लिए कौन आएगा सबस्ट्रेट पर। तो वो डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, ज़्यादा है या फिर कम है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाला स्पीसीज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रही होती है। तो इन दोनों में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, राइट। तो सबस्ट्रेट की अगर बात करें ना, तो सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग को अगर पता करना है कि ज़्यादा है या फिर कम है, उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबस्ट्रेट क्या क्या रहे हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जितने भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके डेरिवेटिव्स हो गए। ये सब सारे के सारे क्या हैं, सबस्ट्रेट हैं। तो हमें यह पता करना है कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। अगर ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, और अगर कम है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं हमारे पास में दो तरह के। एक होता था क्या, एवरग्रीन वाला, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, जो कि हमेशा लगेगा, परमानेंट इफेक्ट जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें कि क्या क्या था, इंडक्टिव था, रेजोनेंस, रेजोनेंस में ही क्या था हमारे पास में, मेसोमेरिक। और एक होता है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, ठीक ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से वहां पर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, है ना। ड्राइविंग फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रॉनिक, जीरो मतलब बोल सकते हो क्या, उसका इंडक्टिव इफेक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, समझ सकते हो आप, ठीक है ना। इसी वजह से वहां पर पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता है। और क्या कहाँ तक वर्क करता है ये, अप टू 4 कार्बन एटम्स तक वर्क करता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अप टू 4 कार्बन एटम्स तक वर्क करता है, उसके बाद ये वर्क करता नहीं है, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है। क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है। और आगे जब रेजोनेंस पढ़ जाओगे तो फिर आप बोलोगे क्या, कि रेजोनेंस इज मच मोर डोमिनेटिंग देन द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक ना। और वो क्यों होता है उसके बारे में जब रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक जो था हमारे पास में क्या था, माइनस आई, और दूसरा क्या था, प्लस आई। माइनस आई कब लगेगा, जब कोई भी ग्रुप, ऐसा ग्रुप या फिर एटम जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। कार्बन के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन चेन से अटैच्ड है तो वहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। और इस वजह से यहाँ पर माइनस आई लगेगा, मतलब क्या, कि कार्बन चेन पर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की ही बात कर लें, यहाँ पर देख लो आप कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन। तो कार्बन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, खुद पर क्या चार्ज कैरी करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। लेने वाले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये पुल कर रहा है बस, ठीक है ना, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से कंप्लीटली चार्ज नहीं आएगा, राइट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन चेन पर है, कार्बन चेन जो है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये OH जो है वो कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब मान के चलो कि जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल को देखो, तो आप देखो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, कि परसेंट एस करेक्टर अगर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको अच्छे से पता है, ठीक ना, कि ये हमारे पास में क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp में s करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कार्बन चेन क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा।
तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर कैसा इफेक्ट लग रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर सामने वाले कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? ये पुश करेगा, राइट। तो पुश करेगा मतलब क्या? कि मतलब इधर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस कार्बन चेन पर, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? अब इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, इस वाले में भी कुछ वैसा ही है। दिस कार्बन इज sp hybridized and sorry sp2 hybridized and this carbon is sp3 hybridized, है कि नहीं? तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस कार्बन चेन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इसके ऑपोजिट ये वाला जो कार्बन चेन है, यानी कि ये वाला जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या करेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक कार्बन चेन पर, इस वाले कार्बन चेन पर कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है इस कार्बन चेन पर, तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट, राइट। इसमें बताओ, बता सकते हो कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? ये इस कार्बन चेन से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, क्योंकि ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही बात किया है कि परसेंटेज करेक्टर इसमें क्या होता है? 50% होता है, इसमें कितना होता है? 33% होता है। तो इसमें क्या है? परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस कार्बन चेन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि इस पर कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? इसमें देख लो ये ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा, बताओ। अब तो यहां पर ये कार्बन भी क्या है? sp hybridized है and this carbon is also sp hybridized, but here the carbon atom and here will be the नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है और हमको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पर फर्क पड़ता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कल हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था हमारे पास में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन sp3 जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द कार्बन sp ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ऐसा होता है हम लोग के पास में। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन sp है ये, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो ये क्या लगाएगा? ये हमारे पास में माइनस आई लगाएगा। इसके ऑपोजिट ये वाला कैसा लगा रहा होगा? प्लस आई, यानी कि इस कार्बन चेन पर, इस वाले कार्बन पर क्या कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर रहा होगा, है ना। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या? इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला ग्रुप कैसा काम कर रहा है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना कार्बन चेन पर, इस वाले कार्बन चेन पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ये कैसा शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। कैसा? प्लस आई इफेक्ट। इसमें बताओ ये क्लोरीन क्या है हमारे पास में? यहाँ पर कार्बन रहा होगा ना, तो कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन कैसा इफेक्ट लगाएगा बता दो? माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के मामले में। अब बताओ इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा बताओ? माइनस आई लगाएगा। अब अगर मान के चलो कि हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और क्या बोले ना कि कुछ इस तरीके से है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर NH2 है, बट यहाँ पर अब की बार जो है ना ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब बताओ ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा बताओ? अब की बार प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। और कल ही के क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होता है वो sp3, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि इसके पास क्या रहा होगा? एक लोन पेयर रहा होगा। तो लोन पेयर 1 और 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आया? 4। तो 4 के क्रॉसबॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। तो ये sp3 नाइट्रोजन एटम जो है ना, वो क्या करेगा? कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसलिए यहां पर ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी कि कार्बन चेन पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें बात करते हैं, नाइट्रोजन है, NO2 है, तो फिर अब क्या होगा बताओ? यहाँ पर NO2 यानी कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो कैसा इफेक्ट लगाएगा? और 2 ऑक्सीजन नहीं भी रहे होते ना, तो भी नाइट्रोजन माइनस आई का ही इफेक्ट लगाता। क्या लगाता? माइनस आई का इफेक्ट लगाता, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम।
एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास में CH3 है। बताओ ये CH3 कैसा इफेक्ट लगाएगा। हमको लगता है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। चलो बताओ कैसा इफेक्ट लगाएगा। कोई इफेक्ट लगाएगा यहाँ पर, कैसा इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड यहाँ पर भी क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। इसकी बात करते हैं। बताओ इसमें क्या लगाएगा। नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आर मतलब क्या होता है, एल्काइल चेन, यानी कि कार्बन चेन अटैच्ड होगा। आर मतलब कार्बन चेन। तो नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा लगाएगा, ये जो ग्रुप है कैसा ग्रुप, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट। बात समझ में आ रही है ये, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन, और इसके पास प्लस चार्ज भी आ गया है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखने वाला, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें देख लो, इसमें क्या लगाएगा, SO3H है। देखो सल्फर जो है ना, सल्फर तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन उसके साथ में हमारे पास में अटैच्ड है ना, तीन ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे और ये क्या करेगा, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, यानी कि कैसा लगाएगा ये, -I इफेक्ट। बताओ यहाँ पर ये OH2 कैसा इफेक्ट लगाएगा। अगेन देखो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट। यहाँ पर इसको, इसके बारे में बताओ। NH2 है, राइट। तो NH2 कैसा इफेक्ट लगाएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर क्या लगा रहा है, नाइट्रोजन जो है ना यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2 है कि नहीं। तो अब ये कैसा इफेक्ट लगाएगा बताओ, -I लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा। यहां पर इंडक्टिव के अकॉर्डिंग इस कार्बन चेन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। मतलब इस कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है फिर बढ़ रही है। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ेगी या फिर घटेगी कार्बन चेन पर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। बट ओवरऑल इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बारे में कब आप समझ जाओगे, जब आप रेजोनेंस समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे ना तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आर के रेस्पेक्ट में, यानी कि मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। बट इंडक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होगी, घटेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। आगे जब रेजोनेंस पढ़ लोगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और -I इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ये नाइट्रो ग्रुप। और इसमें बात करेंगे तो बताओ ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, CH3। यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वेयर इज दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बताओ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, ये देगा ना। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट। बोलो इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्या, हाँ, किसी को नहीं समझ में आई हो, ऐसा आ गया समझ में क्या भाई, जोग्राम समझ में आ गया। दोबारा बता दो, कौन सा क्वेश्चन बताओ। लास्ट क्लास की ही बात थी कि अगर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्लियर है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, नहीं आएगा तो वहां पर अगर दिक्कत है तो फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था भाई, शुरुआत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के पीछे का रीजन यही था कि आप समझो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमने तो ओवरऑल एक ऑर्डर लिख दिया था ना भाई, क्या ऑर्डर था बताओ, कि फ्लोरीन का
सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन sp का, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन sp2, और उसके बाद में क्या आएगा कार्बन sp, और उसके बाद में क्या आएगा नाइट्रोजन sp3, और उसके बाद में आता है कार्बन sp2, और उसके बाद में आता है कार्बन sp3, और उसके बाद कहीं पर आ रहा होता है क्या हाइड्रोजन। उसके बाद कहीं पर क्या आ रहा होगा हाइड्रोजन आ रहा होगा। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बात किया था कल, है ना, कि जब हमारे पास जैसे कि यहाँ पर देखो SO3H में ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही तो लग रहा है ना, 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है वहां पर, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो वो क्या करेगा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। अब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है ना, और कार्बन चेन पर कैसा चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि उससे वो खींच रहा है। तो खींचने वाले पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देने वाले पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, कार्बन है यहाँ पर, कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा अपनी तरफ पुल करेगा, तो कार्बन चेन पर क्या चार्ज डेवलप कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कि इस कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर हम क्या बोले कि ये किस तरह का इफेक्ट है, -I इफेक्ट, यानी कि ये वाला ग्रुप की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो कर रहा होगा, -I, मतलब कुछ कम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ना। इस तरह से याद रख लो ना भाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो -I, कुछ घट रहा है ना, और अगर बढ़ रहा है तो क्या हो गया, प्लस ऐड हो रहा है, मतलब बोल सकते हो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा +I। जैसे कि हम क्या बोले कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ये वाला देख लो, CH3 वाला कहाँ गया भाई, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस कार्बन इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। शुरुआत में ही बताया कि परसेंट एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है ना। एस करेक्टर याद है ना भाई, वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने जब पीरियोडिसिटी बात करी थी, है ना। तो यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और परसेंटेज एस करेक्टर नहीं निकालने आ रहा है, क्या कोई दिक्कत वाली बात तो थी ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर हम sp3 की बात करें, sp2 की बात करें, sp की बात करें, टोटल यहाँ पर टोटल हमारे पास में ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है, s कितना है, 1 है, इसमें कितना इनटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, इसमें आप क्या करोगे 1 अपॉन में क्या करोगे 4, सॉरी हाँ 3 होगा, 3 इंटू में 100, तो बता दो किस में ज़्यादा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 50% आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 33.33% आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25% आएगा। तो कहाँ पर परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है कि जहाँ पर परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, तो परसेंट एस करेक्टर इस वाले में ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या, ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, खींचेगा, मतलब इस वाले कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब क्या है, इस वाले कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, इस वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहा है, +I इफेक्ट, यानी कि बढ़ा रहा है ना, ऐड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस कार्बन चेन में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है इस पर ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, +I इफेक्ट शो कर रहा है। बताओ क्लियर है, ओके नोट करो। बताओ फर्स्ट वाले में जो ग्रुप हमने सर्कल किया है वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, कैसा इफेक्ट लगाएगा, ये क्यों -I लगाएगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है और दिस कार्बन इज सॉरी sp, तो इस वजह से क्या लगाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये -I इफेक्ट लगाएगा। ये ग्रुप अगेन -I, ये -I, ये पॉजिटिव चार्ज है ऊपर से तो है कि नहीं, ये बताओ -I,
क्यों? कि मैग्नीशियम क्या है हमारे पास में, ज़्यादा मेटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है ये तो, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पर क्या हो जाता है ना, आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब आयोनाइज नहीं होगा कहा था ना, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर बात करने को ही कहा जाए कि बताओ कि इसमें ये कार्बन क्या इफेक्ट लगा रहा होगा, तो क्या लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, ठीक ना, लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये तो मेटल है ना, मैग्नीशियम इज द मेटल एंड मेटल के पास में देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं सेकंड ग्रुप वाले, ठीक है। तो अब बताओ कि ये दोनों क्या इफेक्ट लगा रहा होगा, अगेन -I, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I +I लगाएगा ना, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन कैसा है, sp, ये तो ऐसा कुछ रहा होगा ना, ये इसमें समझने में दिक्कत हो रही है क्या, ये तीन यहाँ पर एक क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ये क्या है, sp3 है। तो बताओ ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, +I, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। इसमें बताओ ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, अगेन ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, इसमें बताओ OH NH2 क्या रे, -I लगाएगा ना। इसमें बताओ ये एल्काइल ग्रुप +I लगाएगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस कार्बन इज, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इसमें हम लोग कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे। किसके किसके बारे में, कार्बोकेटाइन, फिर कार्बेनाइन दैट इज द कार्बन का नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहे होते हैं, यानी कि कौन ज़्यादा स्टेबल हो। वैसे तो ये होते अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अनस्टेबल में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड इज द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके बाद रहा होता है डाइपोल मोमेंट। आपने पढ़ा होगा किसमें, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में रहा होता है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट रहा होता है वो, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पर पढ़े रहते हो, ठीक है। इसके अलावा रहा होगा एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक करेक्टर, या फिर नेक्स्ट इज द बेसिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर एंड नेक्स्ट वन विल बी द बेसिक करेक्टर। तो ये इतने एप्लीकेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं पूरे के पूरे इंडक्टिव इफेक्ट के। बोलो बात समझ में आ रही है। बात तो क्या ही समझ में आएगी, जब अभी करेंगे तब बात समझ में आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स।
तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं? तो ये शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड होते हैं। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होते हैं जो कि रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहे होंगे। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब क्या? बीच में कहीं पर फॉर्म हो रहा होगा, बोल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिव्ड। ये क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। दीज आर द शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज formed in between chemical reaction, formed in between chemical reaction। लास्ट क्लास में ही बात किया था कि केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरीके से होते हुए जाता है, या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए जाएगा या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए जाएगा। तो यही वो है शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, यानी कि इनकी लाइफ टाइम क्या होती है? कम होती है। शॉर्ट लिव्ड यानी कि जैसे ही वो चार्ज स्पीसीज में फॉर्म होंगे, चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो तुरंत यहाँ पर से अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा और क्या कर लेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको जो है ना क्या पढ़ने की जरूरत है? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसके बाद में ये आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंटरमीडिएट होता है हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप, यानी कि और ये जब ये इसके थ्रू होते हुए जाएगा ना ये, तो ये क्या होंगे हमारे पास में? प्रोडक्ट होंगे फर्स्ट स्टेप के। बट जो सेकंड स्टेप होगा ना, जैसे कि मतलब मान के चलो कि कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आप समझो ऐसा कि जैसे कि सी एक्स बॉन्ड है, ठीक है ना। मतलब सी एक्स मतलब बोल सकते हो कि एल्काइल हेलाइड है, ऐसा समझ लो। आर एक्स है, ठीक है ना। एल्काइल हेलाइड है तो पहले क्या फॉर्म हुआ? आर प्लस फॉर्म हुआ। आर प्लस मतलब क्या? कार्बन चेन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फिर फाइनली क्या होगा हमारे पास में? कोई अटैकिंग ग्रुप आएगा, जैसे कि OH आया और क्या बना दिया? ROH बना दिया, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए कैसा काम कर रहा है? फर्स्ट स्टेप के लिए अगर फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के लिए क्या काम करेगा? एक प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है ना। इसका ये क्या है? प्रोडक्ट है, और इसके लिए ये क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि इंटरमीडिएट इज ए प्रोडक्ट ऑफ intermediate is product of for first step and reactant for सेकेंड स्टेप। बोलो, बात समझ में आई? आई या ना आई? आई ना? आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट देखो, स्टेबिलिटी ऑफ किसके बारे में बात करेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि देखो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें ना, कैसे रहा होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे कि देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट की ही बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है ना। तो जैसे कि आप समझो कि ए से किस में गया? बी में गया, और बी से फिर किस में गया? सी में गया। तो ये वाला जो है ना वो क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। जैसे कि मान के चलो कि ऐसा भी हो सकता है कि कैसा हो जाए? ए से पहले किस में गया? बी में गया, फिर बी फिर फर्दर किस में गया? सी में गया। तो ये रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहा है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो सर्कल किया हुआ है ना, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि ए से किस में गया, फिर बी गया, बी से फिर किस में गया? सी में गया, फिर सी से फिर किस में गया? डी में गया, और फिर फर्दर हमारे पास में ई जो है हम लोग का क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे हमारे पास में? ये वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ए से फाइनली किस में जा रहा है? मान के चलो डी में जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? जो बाद बाकी बीच में वाले जो आ रहे हैं ना वो क्या हो जाएंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो जाएंगे। तो ये जो सर्कल किए हुए हमारे पास में स्पीसीज है ना, ये सेकंड स्टेप के लिए, उसके बाद वाले स्टेप के लिए क्या काम कर रहा है? एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है। और फर्स्ट स्टेप में जो ये फर्स्ट स्टेप था, रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप था, ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप के लिए एक प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो सर्कल वाले क्या है हमारे पास में? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोकैटायन। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बोकैटायन के बारे में। हालांकि इसको आप कहाँ पर पढ़ोगे?
आपको आपको पढ़ना होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले पार्ट में, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। उधर लिखना हो चुका हो तो बता दो, मिटा दो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। और एप्लीकेशन में भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन को ही और एक नाम दिया जाता है कार्बोनियम आयन। क्या नाम दिया जाता है? कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म कैसे होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास क्या है, RCl है, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड है ये। इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ में करवाया जाए। किसके साथ में? एक्वस KOH के साथ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो R+ और यहाँ पर क्या होगा, Cl- का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो R+ यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, यही क्या हमारे पास में कार्बोकेटाइन है। यही क्या है? कार्बोकेटाइन है। और फाइनली जो है यहाँ पर से OH आएगा, OH- आता है और यहाँ पर से क्या कर जाएगा, इस पर अटैक कर जाएगा और फाइनली क्या बना देगा, ROH बना देगा। और साथ में यहाँ पर से क्या निकलेगा, के था ना हमारे पास में, K+ में के फॉर्म में भी रहा होगा, तो क्या बना देगा, KCl बना देगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना कार्बन का, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है कार्बन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो लिख लो कार्बोकेटाइन क्या होता है, फिलहाल के लिए आप लिख लो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज ऑफ कार्बन। हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि ये अटैकिंग रिएजेंट है ना, ये अटैकिंग रिएजेंट में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, OH अटैक करने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है ना। पॉजिटिव मतलब क्या, कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसी वजह से यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। K+ को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और OH- को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है ना। R+ मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है। तो इसी वजह से कौन अटैक करने के लिए आ रहा है, OH अटैक करने के लिए आ रहा है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ से निकला, वो जो यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल निकला, उसके साथ मिलकर क्या बना ले रहा है, KCl बना ले रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है कार्बन का, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यानी कि ये किस कैसे फॉर्म हो रहा है, ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास क्या है, CH4 है। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, CH4 है, और यहाँ पर CH4 ना लिख करके CH3 लिख दो, CH3, और यहाँ पर क्या है, Cl है। ठीक है, पहले इसको फॉर्म भी कर सकते हो, जैसे कि अब देख लो CH4 है, इसमें हम लोगों ने क्या करवा दिया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्लोरीन को अटैच कर दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, बनेगा ये। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। एंड दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड। अब बताओ कि क्लोरीन जो है वो कैसा है। अब अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अब बॉन्ड ब्रेकिंग भी दो तरह का होता है, आगे चल कर हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप समझो कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना, वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज हो रही है। हेट्रो का मतलब क्या बताया था, डिफरेंट, और लिटिक का मतलब क्या होता है हमारे पास में, मतलब सेम, मतलब डिफरेंट शेयरिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड ब्रेक करेगा। यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, सेट पेयर दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि कोई कोई एक स्पीसीज होगा जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा, और ऐसा कौन करने वाला है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब कभी भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करके लेकर के जाएगा, लेकर के जाएगा, और क्या बना देगा यहाँ पर,
यहाँ पर से ले करके जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली ले करके जा रहा है तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो फॉर्म हुआ है ना, और यहाँ पर हम लोग किस तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोल सकते हो आप। तो हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और ये जो एरो का कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी हम थोड़ी देर में समझा दे रहे हैं आपको कि क्या रहा होता है एरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिलहाल आप समझो कि यहाँ पर जो कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ये फॉर्म हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटाइन। इसी का नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। दिस वन इज द कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन। अगर इसके बारे में और डिस्कस करना चाहें तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है ना, कुछ 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहा होगा एक प्लेन पर, ठीक है ना। और जो हमारे पास में एक जो पी ऑर्बिटल है जो कि क्या रहा होगा, खाली रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास में ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, बताओ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं, है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है। हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जब कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे। हियर इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग क्या रहा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा होता है। अगर हम शेप के बारे में बात करें तो ये शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है ना। sp2 के रिगार्डिंग कैसा शेप आता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या लिख लोगे आप, ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात समझ में आ रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से हो रहा है। और ये वाले क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, खाली है ना, इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल कहा जा रहा है। और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस वन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाएगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहे जाने के पीछे का रीजन ये है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और यहाँ पर 2 सेट पर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोल सकते हैं, है ना। देखो होना क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इसके पास क्या है, कम है ना 8 से, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी कि फोर श्योर बात है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इस पर अटैक करने के लिए कौन आएगा, बताओ। इस पर अटैक करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है हमारे पास में। न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियस लविंग मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। फाइल मतलब क्या होता है, लविंग, ठीक ना। यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज से लगाव है। पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी देखने को मिलेगा, वहां पर जाकर क्या मारेगा, अटैक मारेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। इसी वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यानी कि ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहा होता है न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रही है ये बात। शुरुआत में ही बात किया था कि इसके ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच रहा होगा। और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ये तो अटैकिंग रिएजेंट के दोनों का पार्ट रहा होता है ना, अटैकिंग रिएजेंट का ही तो पार्ट रहा होता है। ये दोनों किसके पार्ट रहे होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट। तो इस अटैकिंग रिएजेंट में से अटैक करने के लिए कौन आएगा, आपकी बार न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्योंकि सामने जो है वो कैसा स्पीसीज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पड़ा हुआ है। ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो इसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, इतना नोट करो। और उसके बाद हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2 तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। नाउ नेक्स्ट इज द बॉन्ड ब्रेकिंग। हमने क्या कहा
कि बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह की होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो या फिर क्लेवेज बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो, फिजन। कि बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लेवेज या फिर फिजन क्या होता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड का टूटना बोल सकते हो, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके का होगा। अगर मान के चलो, अगर क्या हुआ, इफ डेल्टा ई एन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो रहा होगा। क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। जैसे कि मान के चलो कि दोनों ही क्या हमारे पास में हेलोजन है, ऐसा समझ लो आप, या फिर दोनों ही आर हैं, ऐसा भी समझ सकते हो आप। कोई दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो क्या कि ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा, ये वाला एटम लेकर के जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, शेयर करके बनाए थे इन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सेम है। तो जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हुक एरो बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक एरो। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और ये जो फॉर्म हुए हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, ठीक है। दीज आर द रेडिकल्स। और यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो बॉन्ड क्लीवेज किस तरह की होगी बताओ, होमोलिटिक। मतलब होमोलिटिक मतलब होमो का मतलब भी क्या होता है, सेम ना, यानी कि सेम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे होमोलिटिक फिजन, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे, बॉन्ड क्लीवेज। क्या लिख सकते हो आप, ये किस तरह का है, होमोलिटिक है। किसको बोलते हैं होमोलिटिक बोला, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेक बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस तरह का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, रेडिकल्स का, ये रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी बात क्या है, अगर दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि इफ डेल्टा ई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा ई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेट सपोज कि कोई एक जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए के कंपैरिजन में एक दूसरा एटम है बी, वो क्या है, लेट सपोज कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब क्या है हमारे पास में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा, बी लेकर के गया। तो यहाँ पर देखो एरो के कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो सिंगल हेडेड एरो, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक एरो बोलते हैं, ठीक है ना। तो हुक एरो हम लोग कब शो करेंगे, जब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे, कंप्लीट एरो दिखाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारे पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद लेकर के जाएगा और क्या बनाएगा, ए पर क्या आएगा, अब इसने लूज किया है ना, इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और बी पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो ये जो है ना, ये हमारे पास में क्या है, बोल सकते हो आयंस का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, आयंस का। दीज आर द आयंस, क्या है, ये आयंस है। और यहां पर किस तरह का बॉन्ड क्लेवेज हुआ है, यहां पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज हुआ है। किस तरह का बॉन्ड क्लेवेज हुआ है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। बोलो बात समझ में आई, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज यानी कि जहां पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि आप लिख सकते हो बॉन्ड ब्रेक बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यहाँ पर। और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो इस तरह से क्या होंगे यहाँ पर
चार्ज स्पीसीज के फॉर्मेशन होंगे। अब कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा तो उसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोल देंगे, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कार्ब एनाइन, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एरो। तो एरो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लो। सिंगल हेडेड एरो का यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक ना, या फिर देखो डिफरेंट तरह के जो एरो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं, वो एरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो लिख लो, ठीक ना, हेडिंग क्या डाल लोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर कर दे रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरो या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, क्या लिख सकते हो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। सबसे पहले नंबर पर देखो कि ऐसा कहीं पर देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, रिएक्शन प्रोग्रेस का एरो होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये रिएक्शन प्रोग्रेस का एरो को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस एरो का यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट होता है हमारे पास में कुछ इस तरह का भी एरो कहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलता है। कहां पर, रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। और ये स्पेशली आप कहां पर बात करते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहां पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। एंड कहीं पर आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिलेगा, डबल हेडेड एरो, ठीक ना, बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह से भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसका यूज कहां पर किया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डबल हेडेड एरो। क्या बोलते हैं, डबल हेडेड एरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल हेडेड एरो, ठीक ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल हेडेड एरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल हेडेड एरो। इसको कब लगाया जाता है, इन बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या लिख लोगे आप, इन बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में लगाया जाता है ये। और ये जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, ये वाला, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हुक एरो। क्या बोलते हैं, हुक्ड एरो। मछली आपने पकड़ा है, हाँ बस वैसा ही दिखता है ना, ऐसे ही रहा होता है कि नहीं बताओ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही रहा होता है ना। तो बस वही है, ठीक है। कर्ल हाफ एरो, ठीक ना, या फिर ब्रॉक्ड एरो लिख सकते हो, ठीक ना, कर्ल हाफ्ड हेडेड एरो, कर्ल हाफ हेडेड एरो। कर्ल हाफ हेडेड एरो, और इसी को हम लोग बोलते हैं हुक्ड एरो। और ये किसके लिए होता है हमारे पास में, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए ये चीज रहा होता है। एंड फिफ्थ नंबर पर अगर हमारे पास में डबल हेडेड एरो इस तरह से देखने को मिला, यानी कि ये क्या है, कर्ल एरो है, मतलब घुमावदार एरो, ठीक है ना, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहा होता है। किसके लिए रहा होता है, ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं उस चीज पर वापस लौट आते हैं, किस चीज पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब बताओ कि कार्बोकेटाइन जो है ना वो कैसा स्पीसीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक ना, कार्बोकेटाइन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो होगा क्या बताओ, इसको स्टेबल कौन करेगा, जो रिच वाले होंगे, यानी कि जो रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे वो उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, है कि नहीं। तो अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं। अब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अब बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन,
तो बताओ कि कार्बोकेटाइन जो है ना वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसको स्टेबल कौन कराएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कौन, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगा बताओ, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय ERG ग्रुप। ERG यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले कौन थे, प्लस आई वाले थे, है ना। यानी कि जहां कहीं भी प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप कार्बोकेटाइन से अटैच्ड होंगे, वहां पर उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आपने पढ़ा होगा ना कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। पढ़ा है आपने, स्कूल में पढ़ा होगा ना। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हम लोगों ने, CH3 है यहाँ पर, फिर कार्बन है, और फिर यहाँ पर CH3 रहा होगा, और फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब डिग्री निकालने के लिए कहा जाएगा इस कार्बन का, तो आप निकाल सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। कैसे, कितना डिग्री होगा इसका, 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री। सेकंड में जो है वो क्या है, CH3, और फिर क्या है, कार्बन है, फिर CH3 है, और फिर क्या है, सॉरी H। ये क्या है, 2 डिग्री। ये क्या है, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन जो है ना, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। एंड थर्ड वन इज द, थर्ड क्या है हमारे पास में, थर्ड है, सॉरी इसी में लिख देते ना, ऐसे ही, ठीक ना, ऐसे ही लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत ना, ऐसे लिखो। और इसके बाद क्या है, CH3 है, और फिर इधर क्या लगा हुआ है, दोनों के दोनों क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। यानी कि कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है ना। अब बताओ हमने क्या बोला कि स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होगा, जहां पर क्या लगे होंगे, प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, है ना। तो सब में क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है ना, कि ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो जहां पर जितना ज्यादा प्लस आई, वहां पर उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो स्टेबलाइज्ड किससे होगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, रिलीज करने वाले ग्रुप होंगे, वही उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो क्या कि आपके घर में, ऐसा समझ लो आप कि आपके घर में जो है ना, मम्मी पापा भी हैं और एक भाई भी है जो कि आपको पीछे सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। आपके पास कमी हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, पैसा वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को हम पैसा मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब 3 लोग हैं, तो फिर आप क्या करोगे, ज्यादा स्टेबल फील करोगे, है कि नहीं। अब अगर मान के चलो कि मम्मी पापा ही हैं, तो फिर आप थोड़ा सा कम स्टेबल फील करोगे, और एक में है जो कि जिसमें कि क्या है, एक ही सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है ना, मतलब मम्मी ही है, ठीक है, सपोर्ट करती है, ठीक है, पापा सपोर्ट ना करते, भैया सपोर्ट ना करते, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात। अदरवाइज अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं। या फिर आप ऐसा समझो कि ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे रहने की वजह से, और तीनों के तीनों क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 कार्बन एटम पर और हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कार्बन एटम पर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या, फैलना। चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा ना, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में एक ही जगह पर रहा होगा, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पर लिख सकते हो मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ते हैं, और एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, ERG ग्रुप होते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एल्काइल ग्रुप्स आर द प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप दैट आर द ERG ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे कार्बोकेटाइन की तरफ, और कार्बोकेटाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया
कि ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर भी तो बात कर लिया। तो यहाँ पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोकेटाइन की होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी। यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ते हैं, ERG ग्रुप बढ़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा। चार्ज उतना ही ज्यादा फैलेगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, ये स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस, एंड दिस वन विल बी द मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन। बात समझ में आई। यानी कि कार्बोकेटाइन किससे स्टेबलाइज्ड होगा, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप से। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय ERG ग्रुप, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है, इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करी जाएगी, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिग्री के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर क्या होगा 1 डिग्री का होगा। होगा ये, बिल्कुल होगा, यही चीज होने वाला है, ठीक है। बताओ इधर लिखना हो चुका हो तो मिटा दूं। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो बताओ इधर लिखना हो चुका है तो मिटा दूं, मिटा दूं ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है कार्बोकेटाइन्स का। तो पहले नंबर पर क्या है, पहला नंबर पर है हमारे पास में, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लो। जैसे कि ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको, ये है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड द सेकंड कंपाउंड इज, हम ABC करके लिख देते हैं अब, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये A है, ये B है, और B वाले में क्या दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड C वाले में क्या दिखाया गया है, ये जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसा ही कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा, लास्ट वाले से बताओ। सिंपली आप क्या करोगे, डिग्री निकाल लोगे, डिग्री निकाल लोगे। ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। डिग्री निकालने में किसी को दिक्कत ना हो रही है ना। अब देखो इसके बाद, तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, C का सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर A का, ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। अब मान के चलो कि मेरे पास क्या हो ना कि रिंग दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ रिंग दे दिया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक थर्ड मेंबर्ड रिंग है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक रिंग है जो कि क्या है 4 मेंबर्ड है, यानी कि साइक्लोब्यूटेन, और एक है जो कि क्या है साइक्लोपेंटेन है, और यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपने बताना है कि यहां पर किसका हमारे पास में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, बताओ। देखो अगर हम बात करें ना इस वाले क्वेश्चन में, देखो कि इस वाले कंपाउंड में क्या है, इसको हम A बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, A है, ये B है, और ये क्या है C है। A वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, हाँ, इस कार्बोकेटाइन से, बट इसमें बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो तरफ से यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और हम लोगों ने कल ही बात किया है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, अप टू 4 कार्बन एटम्स तक ये वर्क करता है। तो अब देखो कि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप की तरह हम लोग बोल सकते हैं, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 कार्बन से तो दिया ही जाएगा, ये 2 कार्बन से तो दिया ही जाएगा, ये 2 कार्बन से देने के साथ साथ ये कार्बन भी तो देगा ना, 3 एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप 2 तरफ से तो दे ही रहा है, बट ये एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और भी प्रोवाइड करेगा, जब इनसे खाली हो जाएगा तो ये भी मतलब प्रोवाइड करेगा पीछे से, है ना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, देख लो जैसे कि ये हमारे पास में है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर बीच में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 2 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं।
एल्काइल ग्रुप ही तो है, कार्बन चेन ही तो है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इन वाले कार्बन पर, और ये वाले फर्दर फिर क्या करेंगे, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो फिर इस वजह से क्या होगा, ये स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा बताओ, लिख लो, लिखना चाहोगे तो यहाँ पर हमारे पास में 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप की तरह आप कंसिडर कर लो 2 कार्बन को। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक तीसरा है यहाँ पर, जो कि इन दोनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन बाय दिस कार्बन एज वेल एज, यानी कि इस कार्बन के थ्रू भी क्या होगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को मिलेगा, है ना, थोड़ी बहुत तो मिलेगी ना, ठीक है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन बाय दिस कार्बन ऑल्सो, इससे भी दिया जाएगा, तो ये भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों कार्बन क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे इस वाले कार्बन पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में होगा, सबसे ज्यादा बैक, मतलब बैक से जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कौन किस में करने वाला है, इस वाले कंपाउंड में करने वाला है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है क्या निकल के आएगा बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर किसका आएगा, ए का आएगा। बात समझ में आ रही है ये। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, लार्जर मेंबर रिंग में प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। लार्जर मेंबर रिंग में प्लस आई क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ पर प्लस आई क्या लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, तभी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कंक्लूजन ये लिख लो आप, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, लार्जर मेंबर रिंग का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, प्लस आई मोर। वेर एज अगर हम बात करें स्मॉलर रिंग का, स्मॉलर रिंग का क्या होगा, स्मॉलर मेंबर रिंग का माइनस आई ज्यादा होगा, उसके ऑपोजिट है ना, उसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बात, आ रही है या नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये तो क्या था, कार्बोकेटाइन की बात थी। तो 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, 2-3 क्वेश्चन आप करके दिखाओ, बताओ कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ठीक है। बताओ, फर्स्ट वाले में डिग्री डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, तो बताओ थर्ड वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो क्या है, 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है, ये हमारे पास में 3 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसमें बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की या फिर फर्स्ट वाले की। हमने क्या बोला, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अभी बताया था यार कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो है ना, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वेयर एज माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। क्या चल रहा है बताओ, इसमें बताओ, हाँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें, यहां पर ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक बात बताया था ना यार कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे ज्यादा होगा भाई, ठीक ना, डिस्टेंस कम होगा तो इफेक्ट ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर से ये लगाएगा तो फिर यहाँ पर जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा। यहाँ पर दूर में प्रेजेंट है तो यहाँ पर से हमारे पास में देर से लगेगा, मतलब कम लगाएगा बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है ये बात, है कि नहीं, कि इंडक्टिव इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा रिलीज कर पाएगा ना यहाँ पर, मतलब रिलीज तो उसमें भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब कम डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा होगा ना यहाँ पर। समझ में आ रही है ये बात। नेक्स्ट इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट के बारे में जब बात किया था, CD3 CT3 और CH3 के बारे में बात किया था ना,
है कि नहीं। तो CD3 में क्या है कि ड्यूटेरियम का मास क्या है, ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वाइब्रेशन कम होगा, और वाइब्रेशन कम होगा तो डोनेशन ज्यादा होगा। तो डोनेशन ज्यादा होगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ड्यूटेरियम का क्या होता है, मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो मास ज्यादा, वाइब्रेशन कम, डोनेशन ज्यादा, ठीक ना। तो आप लिख सकते हो मास ज्यादा, वाइब्रेशन कम, और वाइब्रेशन कम तो डोनेशन ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो ये इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हो दोनों ही कार्बोकेटाइन है, दोनों ही 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी क्या है 2 डिग्री है, बट यहां पर ये ग्रुप कैसा लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट, वेयर इज दिस ग्रुप यहां पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी कहां पर बढ़ेगी, यहां पर बढ़ेगी। तो यानी कि ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इसमें बताओ ए का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। वेयर एज NO2 जो है वो क्या इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इसमें बताओ अगेन देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, अभी भी बताया ना। क्लोरीन कैसा लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ये भी क्या लगा रहा होगा यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ पर कम लगेगा वो देखना पड़ेगा, है ना। मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप नहीं चाहिए, हम लोग को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए। यहाँ पर दोनों में ही क्या लगे हुए हैं, खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। और खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो जहां पर से कम खींचेगा, कहां पर कम खींचेगा, यहाँ पर जहां पर दूर में प्रेजेंट है, जहां पर सामने है वहां पर तो इजीली मतलब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी, ये आएगी। समझ में आ रही है ये बात ना, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इफेक्ट कम लगेगा। माइनस आई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्लस आई क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि आप इस बात को लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लोगे, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या लिख सकते हो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, माइनस आई वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर माइनस आई इफेक्ट कम लगना चाहिए। तो माइनस आई कम किस में लगेगा, इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में सोचो ना कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम उतना इफेक्ट ज्यादा, तो यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस को क्या करना होता है, डील करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन आयन का।